रूस के उफा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, तब कांग्रेस सवाल पूछ में ऐसा क्या आया जिसे देख सवाल का जवाब तो नहीं मिला। लेकिन मोदी और नवाज की मुलाकात के बाद सरहद पर गोलाबारी तेज करके पाकिस्तान ने यह बता दिया कि उसका रवैया जस का तस है। पाकिस्तान की ओर से ईद के दिन भी जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर फायरिंग होती रही। पाकिस्तान ने ईद पर बीएसएफ की मिठाई तक ठुकरा दी। पाकिस्तान के मंसूबे देखकर कांग्रेस ने ताना मारा कि प्रधानमंत्री रहते मनमोहन सिंह 10 साल में एक बार भी पाकिस्तान नहीं गए। फिर मोदी ने पाकिस्तान जाने का न्योता कबूल करने में जल्दबाजी क्यों दिखाई। फिलहाल बॉर्डर पर जो हालात हैं उससे ये बहस बड़ी हो गई है कि क्या अब भी पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। ईद के दिन भी जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बंद नहीं हुई। पाकिस्तान के दिलो दिमाग में भारत से दुश्मनी का जहर इस कदर भरा है कि ईद के दिन बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारत की मिठाई तक ठुकरा दी। हमारा फेस्टिवल है ईद और वो भी इस मौके पर देते हैं, पर इस बार रीजन अननोन है कि क्यों ऐसा नहीं हुआ। तो जब आप ऑफर करते हैं तो आज भी ऑब्वियसली आपने किया होगा। हाँ, हमारी बातचीत होती है और उस बातचीत में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई और उनकी तरफ से इसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यही गेट है जिसके जरिए जो है आपको बताऊं कि यहीं इसी पॉइंट से आपस में मिठाइयां एक्सचेंज होती हैं दोनों देशों की सुरक्षा बलों के दौरान, मगर ये नहीं हुई हैं। यहाँ आज ताला जड़ा हुआ है और सामने अगर आप देखेंगे सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर जो है पाकिस्तान की चौकी है, पाकिस्तान का झंडा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और ये पॉइंट है जहां पर मिठाइयां एक्सचेंज होती हैं, मगर तनाव के बाद इसे बंद कर दिया गया और ये नहीं हुआ है। सरहद पर दुश्मनी निभाने की पाकिस्तान की यह जिद तब है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में यह तय हो चुका है कि सरहद पर शांति के लिए पाक रेंजर्स के डायरेक्टर जनरल और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल के बीच बैठक होगी। इसके लिए 9 सितंबर की तारीख भी तय की जा चुकी है। भारत की ओर से दोस्ती की पहल के बावजूद पाकिस्तान दुश्मनी निभाने से बाज नहीं आ रहा। ऐसे में कांग्रेस को यह सवाल पूछने का मौका मिल गया है कि जब पाकिस्तान अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं तो फिर प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बातचीत करने और पाकिस्तान जाने की इतनी जल्दी क्यों है। क्या वो आवाज जो बमबारी की आवाज आती है, गोली चलने की आवाज आती है, वो कुछ धीमी हो गई या प्रधानमंत्री की जो हियरिंग है उसमें कुछ कमी हो गई कि उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है जो पहले थी जब उन्होंने कहा था बातचीत नहीं होगी। हद तो यह है कि पाकिस्तान ने खुद युद्ध विराम तोड़ा और खुद ही यूनाइटेड नेशंस से शिकायत करने भी पहुंच गया। देखिए, उन्मूक गिप्ट जब बनी थी तो उसका मैंडेट था भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर लाइन है उसको मॉनिटर करना। 1972 में सीज फायर लाइन शिमला एग्रीमेंट के बाद सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल में परिवर्तित हो गई। इसलिए हमारा ये मानना है कि अब उन्मूक गिप्ट का इस मामले में कोई रेलेवेंस या रोल नहीं है। जिस प्रकार का जो उल्लंघन हो रहा है बॉर्डर पे, सीज फायर वायलेशंस हुए हैं पाकिस्तान के माध्यम से, वो सच्चाई है, सबको पता है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो भारत के साथ किस प्रकार के संबंध रखना चाहता है। हमला तो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, रणबीर सिंहपुरा हो, अखनूर हो, जो जम्मू के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, एलओसी पे है, तो ये साफ बता रही है कि क्या पाकिस्तान बातचीत के लिए जो डीजीएमओ और एनएसए के लेवल पे जो बातचीत होने वाली है, क्या पाकिस्तान उसके लिए तैयार है। 10 जुलाई को रूस के उफा में जब प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई तो उम्मीद बंधी थी कि शायद दोनों देशों के बीच तनाव अब कम होगा। लेकिन सरहद पर ऐसा कोई संकेत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद जिस कदर सीज फायर उल्लंघन की घटनाएं तेज हुई उससे ये सवाल जरूर खड़ा हो गया है कि क्या पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद अब भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो ऐसी घटनाएं एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, एक बड़ा सवाल उठाती हैं, जो कि जायज है और लाजमी है कि ऐसे हालात में बातचीत कैसे होगी, और बातचीत अगर होगी भी तो वो कैसे सफल होगी। हमारे साथ खास पैनल इस बहस में जुड़ गया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ कमल हक में सदस्य कानून कश्मीर के जुड़े हुए हैं। सरदार आरपी सिंह, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और RSN सिंह, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, कूटनीतिक मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। सबसे पहले मैं सरदार आरपी सिंह के पास चलूंगी। सरदार साहब, ये जो हमने देखा आज जो घटना हुई, BSF से पाक रेंजर्स ने ईद की मिठाई लेने से मना कर दिया, पिछले 24 घंटे में लगातार सीज फायर वायलेशन हो रहा है सीमा पर। ऐसे में जो बातचीत की उम्मीद आप लगाए बैठे हैं और जो देश के सामने आपने उम्मीद जगाई, वो कैसे कामयाब होगी, कैसे सफल होगी पाकिस्तान से? मिठाई उनका मना करना ये उनकी नीयत बताता है। हमारी तरफ से पॉजिटिविटी है और हम पॉजिटिव दिमाग से, पॉजिटिव सोच से उनकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे। लेकिन तो हम लोग जो ताली एक हाथ से नहीं बजती ना। थॉट प्रोसेस है वो इस बात पे कि जो नवाज शरीफ साहब की जो बातचीत अभी साहब से जो रशिया में हुई, उसके बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ और उसके बाद वो वायलेशन कर रहे हैं, तो ये चिंता करने का उनकी कंपल्शन जो उनका विषय है, हमारी कंपल्शन हमारा विषय नहीं है। आलोक जी ये कह रहे कि ये चिंता करने का विषय उनका है, हमारा नहीं है, तो फिर कांग्रेस क्यों इस कदर सवाल उठा रही है? बहुत ही हास्यास्पद बयान है रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता का कि ये हमारा विषय ही नहीं है। अरे भाई, अभी 4 दिन पहले MJ अकबर साहब जब तक ज्वाइंट स्टेटमेंट आया उससे पहले यहाँ पर अपनी पीठ थपथपाने लगे थे, और आज आपका विषय ही नहीं है ये। केवल इतना देखिए आप कि जब से मोदी जी की सरकार आई है, आपने जिस तरह की बातें चुनाव के समय पे की थी उसका विपरीत हुआ। हम बार बार कहते रहे अपनी जो जियोपॉलिटिक्स है उसको शांति से चलिए, विदेशी कूटनीति को शांति से चलाइए, लेकिन इनको एक ही चीज समझ आती थी, आज तक 60 साल में कुछ नहीं हुआ, 1 साल में सब कुछ हो गया, 1 साल में देखिए पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। क्या हो रहा है? मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़िए। हमारे सैनिक वहां पर, फौज हमारी खड़ी हुई है, वहां पर जवान मारे जाते हैं, सिविलियंस, लाखों सिविलियन LOC पर हफ्ते हफ्ते तक छोड़कर कैंप्स में रहे हैं। उसके बावजूद आप जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना रुख अख्तियार किए हुए हैं, ये बहुत खतरनाक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान हमेशा से इस तरह का बर्ताव करता रहा है, चाहे आगरा समिट रही हो, कारगिल रहा हो, तमाम तरह के ऐसे मौके रहे हैं जब जब उसमें थोड़ी सी ताकत आती है, क्योंकि उसका राष्ट्रवाद ही ये है कि भारत की कितनी आप खिलाफत कर सकते हैं। बीजेपी की सरकार शायद अभी तक पाकिस्तान और चाइना दोनों की जो कूटनीति है उसको नहीं समझ पाई है। पिछले 1 साल में वो दोनों नजदीक आए हैं। हम यहाँ पर साबरमती के किनारे जितना मर्जी इनको झूला झुला लें, हमें कहीं ना कहीं कूटनीति के साथ ही चलना पड़ेगा। हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मामले में कूटनीति में पिछड़ते चले जा रहे हैं, वो हमें परेशान करता चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर के हालात लगातार पिछले कुछ दिनों से बिगड़ते चले जा रहे हैं और बीजेपी कहती है कि तो हमारा विषय ही नहीं। जनरल मेहता, हम कूटनीति के हिसाब से पाकिस्तान के सामने पिछड़ते जा रहे हैं, जो बात इन्होंने कही इससे आप इत्तेफाक रखते हैं। मैं आऊंगी आपके पास भी सरदार साहब। जनरल मेहता, देखिए, ये विदेश नीति पर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर ये जो बहस चलती है ऑपोजिशन और सरकार की, ये मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये ऐसी बहस नहीं होनी चाहिए। इस पे दोनों ऑपोजिशन, इसमें एक कंसेंसस होना चाहिए। अब जहाँ तक रह गई बात करना बातचीत का पाकिस्तान के साथ, अब मेरा जो अनुभव है, 15-20 साल हम ट्रैक 2 चला रहे हैं भारत पाकिस्तान। अभी फिर हमारा दुबई में मुलाकात होगी अगले महीने। उससे ये पता चलता है कि बातचीत अवश्य होगी, लेकिन आपका सवाल कहीं मैंने देखा स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था कि रिश्ते सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। तो जहाँ तक रिश्तों का मतलब है, वो मैं नहीं समझता कि वो सुधर सकते हैं आज के दौरान में और आज की हालत में। बातचीत अवश्य होगी। और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो फायरिंग होती है, ये बुनियादी तौर पर हम लोग भारत की तरफ से कहते हैं कि पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की,
और पाकिस्तान की तरफ से वो हम पर आरोप लगाते वो कहते हैं कि भारत की तरफ से। अब मैंने काफ़ी ज़िंदगी अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और सीज फायर लाइन पर 1957 से 1957 से लाइन ऑफ कंट्रोल और सीज फायर लाइन को देखा। जब तक उन्मोक गिप्त था, जिसकी बात विदेश सचिव कर रहे थे अभी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन, जब तक यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड पे तैनात था, उस वक्त पता चलता था कि किसने फायर शुरू किया और किसने उसको एस्केलेट किया, बढ़ाया, किसने मोटर शुरू किया, किसने क्या किया। अब उसका पता लगाना नामुमकिन है। और हमको कहना कि पाकिस्तान ने शुरू किया और पाकिस्तान का कहना हमने शुरू किया, ये नुक्ताचीनी होती रहती है, लेकिन जो वास्तव में बात है उसके बारे में पता नहीं जी चलता। जी। कमल साहब, जैसे कि जनरल मेहता ने भी कहा कि बातचीत तो शुरू होगी लेकिन कुछ बात बनेगी ऐसा नहीं लगता है, तो फिर क्या औचित्य है इस बातचीत का? देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें पाकिस्तान से तो बातचीत तो होती रही है आज तक। आज की बात नहीं है, कई सालों से होती उसके बाद है। प्रोवोकेशन और बढ़ता है, प्रोवोकेशन और बढ़ता है। लेकिन मैं एक चीज़ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज मोदी सरकार के, हम तो समझते हैं कि इमैच्योर पॉलिसीज़ है टुवर्ड्स पाकिस्तान, लेकिन इसमें कांग्रेस का भी कोई मॉरल राइट नहीं बनता है कि वो इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करे। शर्मुल शेख अभी ज़्यादा पुराना इंसिडेंट नहीं है, तो वो भी हमें देखना होगा। पाकिस्तान के मामले में मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट अगर हम व्यू लिया जाए कि शायद पाकिस्तान के बारे में हमारी पॉलिसी में हमारी अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। आज शायद किसी क्वार्टर से अमेरिका से शायद कहने पे ये बातचीत हो रही है, या ये भी हो सकता है कि इंडिया ने जितने भी कोशिशें करी कि पाकिस्तान में हमारे टेररिस्ट एंटी जो भी बॉम्बे कांड के ये आरोपी हैं या दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन में चाइना ने हमें उनका ब्लॉक करा, यहाँ तक कि चाइना ने यहाँ तक भी कहा कि आपकी एविडेंस पूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जितने भी सरकारें आई हैं देश में, कश्मीर के मामले में शायद वो खुद अपना एक इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाए। साफ है, मोदी जी का इलेक्शन से पहले या जो इलेक्शन के बाद में जो उन्होंने एक बड़ा ठोस, बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया था कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत कैंसिल करवाई थी, लेकिन आज भी वो कहीं ना कहीं पे लग रहा है कि कोई एक्सट्रीनियस फैक्टर्स हैं, कुछ इन्फ्लुएंस है जिसके तहत वो बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन बातचीत तो अलग से होती रहेगी। पाकिस्तान को भी आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सो कॉल्ड गवर्नमेंट है, वहाँ पे उनका एक लिमिटेड रोल है। आर्मी अपना एक पावर सेंटर बनाई है, आईएसआई और जो मिलिटेंट्स हैं सब वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनका अपना एक पावर सेंटर है वहाँ पे। और सबसे पहले कि एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो पाकिस्तान में है, तो वो शायद किसी भी सूरत में चाहे एक जेन्युइन भी एक अटेम्प्ट करे कोई, चाहे पाकिस्तान की ओर से हो जाए या इंडिया की ओर से हो जाए, वो शायद इसको एक सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। एंड मैं समझता हूँ कि मतलब ये चलता रहेगा दौर, कब तक रुकेगा तब तक। इस पर आलोक जी आपका रिएक्शन लूंगी, लेकिन आरएसएन सिंह साहब के पास चलती हूँ, अभी तक उनसे कमेंट नहीं लिया मैंने। सिंह साहब, 9 सितंबर को जो तय हुआ है कि जो डीजीज की बातचीत होनी है, पहला कदम ऊफा के बाद जो बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच में, उससे पहले आप माहौल देखिए कि आज ईद की मिठाई भी बीएसएफ की पाक रेंजर्स ने कबूल नहीं की। ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान से बातचीत की? देखिए, बातचीत को आप कई दर्जों में बांट सकते हैं। जो ऊंचे दर्जे पे जो स्ट्रक्चर्ड टॉक्स हैं वो शायद इसलिए कैंसिल किए गए थे क्योंकि हो क्या रहा था कि हर टेरर अटैक के बाद एक बड़ा विजिट हो जाता था फॉरेन मिनिस्टर का, कभी हीरा रब्बानी खार का, कभी कस्तूरी का, और हमको लल कर दिया जाता था। हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते थे और फिर एक टेररिस्ट अटैक होता था। और ये साइकिल अगर आप देखेंगे तो कोई 2004 से ये साइकिल चल रही थी। तो इस हाई लेवल जो ये स्ट्रक्चरल जो टॉक्स थे वो किया गया है। अब जो मोदी साहब की जो मीटिंग हुई नवाज शरीफ से, वो शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साइडलाइंस पे हुई है, जहां पे दोनों
देश मेंबरशिप सीख कर रहे थे। बिल्कुल। तो एक इतने अहम ऑर्गेनाइजेशन का जब मेंबरशिप सीख करने जा रहे हैं तो क्या आप एक दूसरे को दांत दिखाते हुए जाएंगे और पूरा एससीओ का जो एटमॉस्फेयर है उसी को विशिएट कर देंगे? तो उसमें अगर आप देखिए कांग्रेस के यूपीए के जमाने से फर्क क्या हुआ है, अगर आप पूरी जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो हमेशा ये कंपोजिट डायलॉग की बात करते थे। अगर आप पूरा जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो 60% इज डिवोटेड टू टेररिज्म। उसमें कहीं कश्मीर वर्ड का जिक्र नहीं किया गया है। ये अपने आप में मैं इसको एक बहुत ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट मानता हूं और इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री मानता हूं मैं। अब रही बात कि कुछ लोग कहते हैं कि वहां पे पाकिस्तान में नवाज शरीफ नहीं मैटर करते हैं, आर्मी मैटर कर, यार ये बातें तो हमको मालूम है, लेकिन आप ये जाके तो नहीं कह सकते ना वहां पर कि हम नवाज शरीफ से बात नहीं करेंगे, हम आर्मी से बात करेंगे। तो जब आप आर्मी से बात नहीं कर सकते हैं तो व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू? योर डीजीएमओज कैन टॉक, और जो आपके डीजी बीएसएफ है वो पाक रेंजर से बात कर रहे हैं। तो इसमें कौन सी हमने बातचीत शुरू कर दी? आप एक फंक्शनल लेवल मीटिंग्स को आप अगर बातचीत का दर्जा दे रहे हैं तो ये शायद बिल्कुल गलत है। ठीक है आलोक जी, आप इस पर कुछ रही बात ईद की, 4-5 चीजें सामने आई हैं, मैं सबका सिलसिलेवार उत्तर देना चाहूंगा कि सबके बीच में कॉन्सेंसस बनना चाहिए। मैं बिल्कुल वरिष्ठ हमारे रक्षा विशेषज्ञ बैठे हैं मेजर साहब, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूं, होना चाहिए। लेकिन अभी शिवसेना ने कहा है कि एनडीए की मीटिंग भी होना बंद हो गया, चंद 2-3 लोग इस सरकार को चला रहे हैं। किसी भी विषय पर क्या बीजेपी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने अपोजिशन को साथ लेना चाहा? नहीं लेना चाहा। किसी भी विषय पर कहा कि भाई आप साथ आकर बैठते हैं और क्या पॉलिसी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मर जवान मर किसान का नारा भी हमने नहीं दिया था। हमने कभी ये नहीं कहा कि मनमोहन सिंह साहब मिल रहे हैं और वो हमारे यहाँ पर बॉर्डर पर हमारा फौजी मारा जा रहा है और वो वहां हाथ मिला रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स हमेशा बिरयानी वाली स्टेटमेंट हमने बहुत सुनी, बीजेपी से सुनी। हम उस ट्रैक पर नहीं जाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि सेक्रेटरी लेवल टॉक्स जब 26/11 के बाद बंद थी तो शाड़ी और सॉल की जो डिप्लोमेसी क्यों शुरू की गई नहीं पता है। सेक्रेटरी लेवल टॉक एक बार शुरू की गई, 1 महीने बाद पहले पीठ थपथपाई गई कि साहब हमने शुरू कर दी। 1 महीने बाद कि अलगाववादियों से वो मिल ली हैं इसलिए हम इसको बंद कर देते हैं, फिर अपनी पीठ थपथपाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मिल लेते हैं, फिर फॉरेन सेक्रेटरी के हमारे मीटिंग शुरू हो जाती है। अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है कि वास्तव में हो क्या रहा है पाकिस्तान के समय पर। जहां तक बात अभी एक और सिंह साहब ने बात कही कि साहब पहली बार ऐसा हुआ है कि टेररिज्म वर्ड यूज हुआ है। आप हवाना का जॉइंट डिक्लेरेशन उठा लीजिए, सेम वर्डिंग है। उसके बाद 2012 सर सुन लीजिए ना, मैंने आपकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी। 2012 का फॉरेन मिनिस्टर्स का जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको उठा लीजिए। फिर आपने कहा साहब कश्मीर का जिक्र नहीं हुआ। सर सुन लीजिए ना एक बार। सर मैं आपके आरोपों का ही उत्तर दे रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं कि बातचीत होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कि नहीं, और अगर बातचीत होगी तो उसमें से कुछ निकलेगा या नहीं। बिल्कुल। अब पहली बात तो ये हमको जान लेना चाहिए कि चाहे उसमें कश्मीर आया हो या कश्मीर ना आया हो या टेररिज्म है, उसका मतलब नहीं कुछ हमको उससे हमको ये नहीं कहना चाहिए कि हमारी जीत हुई या उनकी हार हुई। ये जॉइंट स्टेटमेंट है। एनीवे, अभी प्रॉब्लम ये है कि अगर 9 सितंबर को की डेट पर डीजी बीएसएफ मिलेंगे तो डीजीएमओ कब मिलेंगे और विदेश नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स कब मिलेंगे? क्योंकि इसके बाद मुलाकात दोनों प्रधानमंत्री की न्यूयॉर्क में होगी, साइड यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइड लाइन्स पर। 26-27 अमूमन सितंबर में ये बातचीत होती है। अगर 9 सितंबर में सिर्फ डीजी बीएसएफ मिलेंगे तो कोई उससे लाभ नहीं होगा। तो पहली बात ये होनी चाहिए कि डीजी बीएसएफ की बातचीत अगस्त के महीने में होनी चाहिए, डीजीएमओज की बातचीत भी अगस्त के महीने में होनी चाहिए, सितंबर के महीने में एनएसएस की बात हो, ताकि उसमें से जो निकले वो
दोनों प्रधानमंत्री जब न्यूयॉर्क में मिले तो उसके ऊपर विचार हो सकता है और आगे की कार्रवाई, क्योंकि 2008 के बाद कॉम्पोजिट डायलॉग का नाम नहीं लिया जाता, अभी एक नया डायलॉग शुरू होगा, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसमें टेररिज्म अभी आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल पे उठा दिया है, पहले फॉरेन सेक्रेटरी बात करते थे, तो फॉर्मेट पे तब्दीली होगी और फॉर्मेट पे तब्दीली होने के बाद ये फैसला न्यूयॉर्क में ठीक होगा। है। जनरल मेहता एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद आपकी इन तमाम बातों के मैं रिएक्शंस लूंगी, जवाब लूंगी मैं सरदार आरपी सिंह से भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये बहस जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। तो ईद के दिन भी दुश्मनी निभाता रहा पाकिस्तान, ऐसे में भी क्या पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद है? इसी पर हम बड़ी बहस कर रहे हैं। मैं चलूंगी सरदार आरपी सिंह के पास, नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के। सरदार साहब, जो बात जनरल मेहता ने ब्रेक से पहले कही थी कि चलो आपने ऊफा में एक शुरुआत की, भारत ने और पाकिस्तान ने, कि कुछ स्तर पे बातचीत होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पे बातचीत होगी, TGMOs की बातचीत होगी, पाक रेंजर्स और BSF, लेकिन इसको इतना लंबा फैला दिया है कि अब 9 सितंबर को ही पाक रेंजर्स और BSF के बीच में बातचीत होनी है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साइडलाइंस पे दोनों प्रधानमंत्री मिलेंगे और फिर पूरे साल भर कोई मौका नहीं है जहां ये दोनों आमने सामने होंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं था कि अगस्त से ही इस दिशा में कदम उठाने शुरू कर दिए जाते, इसको बेहतर प्लान आउट किया जाता, ताकि जब दोनों प्रधानमंत्री मिलते सितंबर में तो कुछ होता वहां पर डिस्कस करने के लिए, शेयर करने के लिए? ये एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस है, इसमें आपको और मेरे यहाँ स्टूडियो में बैठकर बातचीत नहीं होनी, और ये सरकारों के बीच का मामला है, उनके टाइमिंग्स क्या है, हमारे टाइमिंग्स क्या है, ये एक प्रोसेस है। इसमें हम आज और मैं और आप बैठकर या जनरल साहब बैठकर या कर्नल साहब बैठकर यहाँ तय नहीं करेंगे कि तारीखें क्या होंगी, परंतु रास्ता ठीक हो, दिशा ठीक हो, ये जरूरी है। ये नहीं है कि हम बातचीत करें और उसमें बलूचिस्तान ले आए और बोले नहीं बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो भारत कर रहा है, उसका ऐसी शर्मनाक बात करें। जो अभी आरपीएन सिंह कह रहे थे, पहली बार हुआ है कि हमने कश्मीर शब्द वहां से हटाया बातचीत के बीच में, टेररिज्म पर फोकस लेकर आए हैं। अब वो ठीक है, उनकी इंटरनल कंपल्शन के कारण से उनके जो लोग, सरताज अजीज साहब जैसे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस की भी कंपल्शन है कि उनको हर बात पे विरोध करना है, लेकिन सरताज अजीज ही तो बातचीत करेंगे, सरताज अजीज जैसे लोग NSA ही तो बातचीत करेंगे, NSA की ही तो बातचीत तय हुई है सरदार साहब। नहीं, जैसे कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन यहाँ बातचीत करते हैं, जैसे कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन यहाँ बातचीत करते हैं, उनको कुछ भी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को बातचीत नहीं करनी है डिप्लोमेटिक स्तर पर, लेकिन NSA को करनी है आपस में। नहीं, डिप्लोमेटिक बातचीत जिन्होंने करनी है उनके बीच में रास्ते ठीक चलेंगे, और वो नवाज शरीफ और मोदी साहब के बीच की उसके बाद की एक रिटर्न स्टेटमेंट है, उसमें जिनके बीच में रिश्ते चलने हैं या NSA के बीच में जो रिश्ते चलने हैं, जो बातचीत होनी है, उसमें ठीक चलेगा। लेकिन आप ठीक है, चलिए मैं RSN सिंह आपके पास भी आती हूँ। सिंह साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, RSN सिंह। और हमारी तरफ से आज भी मैं वापस कह रहा हूँ, हमारी तरफ से नहीं, आज भी पूरा पॉजिटिव है मामला, आज भी हम चाहते हैं कि रिश्ते सुधरे, रिश्ते अच्छे हों। ठीक RSN सिंह साहब, आपकी तरफ से पॉजिटिव होने का बताइए ना, कारण क्या है? क्या हालात बदल गए हैं? आपकी शिवसेना जो सहयोगी पार्टी है वो पूछ रही है, आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपने मोदी जी के भाषण भूल गए आप लोग? दोनों हाथ फैलाकर जब कहते थे वो, भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठी सरकार में प्रॉब्लम है, बॉर्डर पर प्रॉब्लम नहीं है। आज कहां प्रॉब्लम है? बॉर्डर में है या दिल्ली में? बताइए। आज तक हिंदुस्तान को धोना पड़ रहा है वो। नहीं, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जब मोदी जी कहते थे कि भाइयों बहनों प्रॉब्लम बॉर्डर पर नहीं है, प्रॉब्लम दिल्ली में बैठी सरकार में है, आज कहाँ प्रॉब्लम है? आप किसकी बातचीत कर रहे हैं? आप मैं पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल सीधा है, प्रॉब्लम क्या है? चलिए ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, चलिए सरदार साहब, आलोक जी, RSN सिंह साहब नहीं खड़ी हुई होती 26/11 प्लीज हम और लोगों को भी सुन ले, हम और लोगों को भी सुन ले। नहीं बोल सकते RSN सिंह साहब, आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मुझे आप दोनों की ऑडियो म्यूट करानी पड़ेगी। RSN सिंह साहब। शीतल जी, ये जो मीटिंग्स होने हैं NSA के और NSA लेवल पे और DG BSF
और पाक रेंजर्स के लेवल पे, दीज आर फंक्शनल पीरियोडिक मैकेनिज्म्स दैट हैज बीन डिसाइडेड। ये पीरियोडिक है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू कि यूएन के साइड लाइन्स में क्या होगा। अगर ये कुछ डिलीवर कर पाते हैं, अगर ये मीटिंग्स ट्रैंक्विलिटी रिस्टोर कर पाते हैं तो सही है, अगर नहीं होता है तो every provocation from Pakistan will be answered appropriately, और ये हमेशा से होता रहा है। तो जो लोग मुझे ये बड़ी मूर्खता वाली बात लगती है जब लोग कहते हैं कि इतने सीज फायर वायलेशंस हो गए। अरे पाकिस्तान फायर करेगा तो सीज फायर वायलेशन होगा, हम उसका जवाब देंगे। आप पाकिस्तानी अखबार भी उठा के एक बार देख लो कि उनके अखबार क्या लिख रहे हैं, और अंदाजा आप लगा लो कि जवाब दिया जा रहा है या नहीं, और किस तरह का जवाब दिया जा रहा है। और मैं आपको मैं क्या जवाब देना ही डिप्लोमेसी का पार्ट होना चाहिए? क्या एलओसी पर अशांति होना ही विजय है? 10 साल में शांति हमने बहाल की है। 3000 टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में थे, 250 पर पहुंचाए हैं हमने। आपके टाइम में फायरिंग नहीं होती थी? फायरिंग होती थी, लेकिन इतना हमने शांति की तरफ कदम बढ़ाए थे। मैं एलओसी में सर्व कर जम्मू चुका हूं। कश्मीर में टेररिज्म की जगह टूरिज्म बढ़ा था। आज क्या हालात हो रहे हैं बता रहा हूं कि अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है? यहाँ कहीं आत्मचिंतन की आवश्यकता है। Why are you straining your lungs? आप कृपा कर उनसे पूछिए क्या हो गया। उनकी हर बात का जवाब ईद का जवाब पत्थर से भी दिया जाता है। अमृतसर के बॉर्डर चलिए हम आप को सुन लें। जम्मू कश्मीर में जाकर धारा 310 आलोक जी किसी और को सुनने का मादा भी रखें प्लीज। कमल हक साहब, बातचीत शुरू हो जाए, इस पे किसी को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में क्या हो रहा है? आप बोल रहे हैं जी 60% स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम कश्मीर नहीं हुआ। आपके नाक के नीचे आपके सरकार के होते हुए कश्मीर असेंबली में सॉवरेनिटी का रेजोल्यूशन पास होता है। आप बता रहे हैं जी इसमें हमने तो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में कश्मीर का नाम नहीं लिया स्टेटमेंट में। वहां पे जामा मस्जिद के ऊपर आईएस के झंडे चढ़ते हैं, भारतीय तिरंगा को जलाया जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं है और इस पर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। आपको हिस्टोरिकली देखना है कि पाकिस्तान के साथ में बातचीत में आज तक, चाहे आपने किसी भी लेवल पे बात करी हो, नवाज शरीफ यहाँ मैं आपको काउंटर करना चाहूंगी। आपने भारत का झंडा जलाने और पाकिस्तान का ठीक है, पिछले कुछ महीनों में ज्यादा हमने ये घटनाएं देखी है, लेकिन ऐसा कई साल से हम देखते आ रहे हैं। अरे आजकल तो आपकी डिप्लोमेसी तो अलग है ना। आप तो क्लेम कर रहे हैं ना कि हमने फॉर द फर्स्ट टाइम कश्मीर का नाम नहीं दिया। हम तो मानते हैं कई सालों से हो रहा है, 47 से होता आ रहा है, लेकिन आज तक ये क्लेम तो कोई नहीं करता रहा नहीं कि हमने ये सोल्यूशन दे दिया वहां पे, हमने तो ये करवा दिया। तो आपको ये समझना, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपको कॉशियसली पाकिस्तान के साथ में चलना होगा, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान के साथ में चलना होगा। आप किसी भी मामले में पाकिस्तान के साथ में अपने आप को पीठ थपथपाने के लायक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में आपकी एक हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री वैसी की वैसी है। उनका अपने कंपल्शंस हैं, उन कंपल्शंस के चलते हुए शायद कभी भी एटलीस्ट मैं समझता हूं कि 10, 15, 20 साल तक कोई भी टॉक सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। यह बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। अगर आप ये बात मान के चलते तो ठीक है, आप बातचीत करिए उनके साथ में, लेकिन अगर आप ये बात करके लोगों को इस वहम में डालेंगे जी हम जी बात कर रहे हैं, हमने एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू करी, अब हम इसके साथ में पता नहीं क्या क्या चीजें अचीव करेंगे, वो हमारी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल में वो एक देश के साथ में धोखा है। बस ये मेरा कहना था। देखिए इसका बैकग्राउंड उफा का बैकग्राउंड पहली बार मुझे जल मेहता को सुनना और ऑडियंस को सुनना, आप दोनों के पास बाद में आऊंगी। जल मेहता प्लीज इसका बैकग्राउंड जो उफा पे बातचीत हुई है, ये अचानक नहीं आपने दो प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो डायलॉग शुरू हुआ है, इसके पीछे बैक चैनल बहुत कोशिश हुई है। और जो जॉइंट स्टेटमेंट अगर आप उसको देखें तो उसका सिक्वेंशियल 3 हिस्सों में जॉइंट स्टेटमेंट को एनालाइज किया जा सकता है। पहला हिस्सा है कि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाए जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल पे शांति बने
और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बने। तो उस फर्स्ट स्टेप के लिए क्या ज़रूरी था कि DGBSF मिले और DGMO मिले, ताकि वर्किंग बाउंड्री या इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पर जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है वो उधर कायम की जाए। दूसरा स्टेप इसमें ये था कि 2 NSAs मिले हैं और 2 NSAs मिलकर जो चीज़ भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रोकती है वो है आतंकवाद। और आतंकवाद को अलग करने के बाद, इसके ऊपर डिस्कशन करने के बाद किस तरीके से इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। तो तीसरा स्टेप था डिस्कस ऑल आउटस्टैंडिंग इश्यूज। और तीसरा स्टेप जो है वो तीसरा स्टेप इन 2 स्टेप्स के बाद था। तो ये लाजमी था कि ये 2 स्टेप अगस्त और सितंबर में पूरे हों, और जो आखिरी स्टेप है, ताकि जो मैं शुरू में कह रहा था कि तीसरा स्टेप सितंबर तक खत्म हो जाने की कोशिश होनी चाहिए। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है जनरल मेहता, एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद तो क्या आप भी हम पाकिस्तान से रिश्ते सुधरने की उम्मीद करें? बड़ी बहस जारी है। RSN सिंह साहब के पास चलती हूँ। ब्रेक से पहले बहुत कुछ वो कहना चाह रहे थे। सिंह साहब, नहीं, अभी जो एक जनाब ने ये कहा कि अगले 10-20 साल में कुछ नहीं होने वाला है और पहले भी कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इतना ही उनको कहना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि जियोपॉलिटिकल हालात बदलते रहते हैं, और अभी जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उस रीजन के और पाकिस्तान का जो इंटरनल डायनेमिक्स है और इंटरनल सिक्योरिटी है, मैंने इतना ज़्यादा उनको परेशान और इतना हेम्ड मैंने कभी नहीं देखा है। आप देखिए फाटा में अभी तक वो ज़रबे अज़्ब चल रहा है, क्या हो रहा है किसी को नहीं मालूम है। बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, और आपको बता दूं कि कराची जल रहा है। अभी आज की खबर है कि वहां पर पाक रेंजर्स को कराची का इंचार्ज बना दिया, 1 साल और के लिए उनको इंचार्ज बना दिया गया है। तो एक पूरे मिल्क में अगर इन जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर मैप करें आप पाकिस्तान में, तो हालात बहुत खराब है पाकिस्तान में। और सबसे एक बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो किसी ने कहा था प्रोग्राम के शुरू में, कि अफगानिस्तान से अमेरिकन कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आप पूरा बायलैटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट अगर आप देखें यूएस और अफगानिस्तान के बीच में, आप इस कंक्लूजन पे, नतीजे पे पहुंचेंगे कि अफगानिस्तान एक प्रॉपर नाटो बेस बन गया है। अगर उसका फाइन प्रिंट आप देखेंगे तो जो भी इस सब कॉन्टिनेंट में होगा, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में होगा, किसी ने बिल्कुल सही फरमाया, उसमें और कई स्टेक होल्डर्स है और उसमें सबसे बड़ा अभी स्टेक होल्डर अमेरिका है। तो ये अब अगर आप ये कहना इसलिए ठीक नहीं होगा कि हमको कोई नतीजा नहीं मिलेगा, कब ब्रेक थ्रू मिल जाए कोई नहीं जानता है। और आपको मैं बता दूं, जो ईरान वाला जो यूएस ईरान का जो रेप्रोचमा हुआ है, उसका बहुत सारा फर्क पड़ने वाला है। तो ये हालात बदलते रहते हैं और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का पॉलिसी पाकिस्तान सस्टेन कर पाएगा इंडिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं। आलोक जी, देखिए, जहां तक ईरान की बात है, ईरान के साथ अगर अमेरिका के रिलेशंस अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, देशों के साथ किस तरह से बैलेंस रखेंगे, खासतौर पर सऊदी अरब के साथ हमारे लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस बढ़ेंगे। खैर, आज का विषय वो नहीं है। देखिए, जिस तरह से अलगाववादियों को यहां पर मंत्री तक बनाने की बात की गई, जम्मू कश्मीर के अंदर अमेरिकी दबाव की बात सामने आ रही है। मेजर जनरल साहब ने भी कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर के दबाव में है। बीजेपी को क्लैरिफाई करना चाहिए अगर कोई दबाव है तो। और बैक चैनल डिप्लोमेसी की भी बात सामने आई है। मैं समझता हूं आज बैक चैनल डिप्लोमेसी पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ फ्लॉप हो रही है। अगर बैक चैनल डिप्लोमेसी कहीं काम कर रही थी तो 3 दिन के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन, जिसको भी आप जो भी नाम दे रहे हैं, 3 दिन के अंदर उसका रिवर्स क्यों हो रहा है? बैक चैनल डिप्लोमेसी होती तो दोनों देशों के अंदर कहीं ना कहीं एक किसी प्लेन लेवल फील्ड पर आकर सहमति बनी होती। लेकिन कहीं पर बैक चैनल डिप्लोमेसी हमें नजर नहीं आ रही है।
इंटरनल डायनेमिक्स की बात अभी सिंह साहब ने कही, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर यहां पर इंटरनल डायनेमिक्स नक्सलिज्म की तरफ से खराब होती है तो क्या हम पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना शुरू कर देंगे? नहीं, ये उनकी इंटरनल जो मर्जी डायनेमिक्स रहे, वो उनकी पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को परेशान करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ ऊटपटांग काम करने हैं, चाहे यूएन के लेवल पे हो, चाहे कोई और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो। पाकिस्तान को समझना होगा और पाकिस्तान के समझने के साथ साथ कठोर कदम उठाने होंगे। बीजेपी के प्रवक्ता दिल्ली में बैठकर पीठ थपथपाएं, उससे पाकिस्तान का इशू सॉल्व नहीं होगा। और केवल ये कह दें कि साहब वहां के तो हालत खराब है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप बताएं क्या कठोर कदम होने चाहिए? ये तो सरकार बताएगी ना साहब, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता। आप बताएं, ये भी तो बता दें क्या कठोर कदम होने चाहिए। अगर आधिकारिक तौर पर तो ये बीजेपी की सरकार बुलाएगी कांग्रेस को तो हम कठोर कदम भी बताएंगे। और हमने 3 लड़ाइयां भी जीती हैं उनसे। ठीक है ठीक है ठीक है, जल मेहता। मैं 1 मिनट इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। नहीं होता है, मैं डिबेट में फैक्ट्स भी लाना चाहिए। मैं इस बात दीज आर ओपिनियंस। ठीक है, ओके, जल मैं मेहता। इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब बैक चैनल की बात हुई तो ये बैक चैनल सिर्फ बातचीत कैसे होगी, क्योंकि ये जॉइंट स्टेटमेंट जो बना, कैसे किस किस चीज़ों पे बात होगी, ये 1 घंटे के दौरान की बातचीत में नहीं बन सकता। और इसमें कोई अभी आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तनाव बन रहा है, ये हमने हमेशा देखा है। जब भी कभी 2 सरकार भारत और पाकिस्तान बात करते हैं, तनाव होता है। बिल्कुल, हमेशा तनाव होता है, होता रहेगा, क्योंकि हम ये पहचानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, पहचानते हैं कि ये तनाव क्यों किया जाता है, कौन करवाता है, किस वजह से करवाता है। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में किया, हमको विश्वास रखना चाहिए कि चाहे बातचीत सितंबर में हो, ये बातचीत होगी। नतीजा निकलेगा कि नहीं, ये तो दोनों देशों के बीच का। ठीक है, आरएसएन सिंह साहब, जल्दी से आपका कमेंट, और आखिर में फिर मैं कमल हक साहब का कमेंट लूंगी, उसके बाद बहस खत्म करनी है मुझे। नहीं, वो अशोक मेहता साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एलओसी पे मैं जब वहां पोस्टेड था, 4 बजे हर दिन 4 बजे शाम को बेनजीर भुट्टो का स्पीच लगा दिया जाता था हमारे ऑपोजिट पाकिस्तानी पोस्ट पे, और वो केवल आग उगलती थी। तो ये कोई नई बात नहीं है। एलओसी का जो कुछ मैकेनिज्म ऐसा है कि लोकल रीजंस के चलते भी कई बार फायरिंग होती है। और हम जब आप क्लोजिंग कमेंट, कोई भी अगर बातचीत करें तो वेलकम स्टेप है, लेकिन वो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एक स्पेकुलेशन के ऊपर आप बातचीत करें कि वहां पे जो पॉलिटिकल हालात बदल जाएंगे, फिर उसके हो सकता है कि उसका नतीजा ठीक निकला, आई थिंक वो शायद रॉन्ग है, वो सही नहीं है। आप पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी करिए, कंसिस्टेंटली अडॉप्टेड स्ट्रेटजी करिए और उस पर टिके रहिए, तो बातचीत का कोई मतलब है। बिल्कुल, आप नीजरिक रिएक्शन में बातचीत करें, वो मेरे विचार है। रणनीति के आधार पर बात करें, जो आसपास के डेवलपमेंट्स है, माहौल है, जिस तरह के कंपल्शंस हैं उधर, उनको देखते हुए ठोस रणनीति के आधार पर बातचीत करें और आगे बढ़ाएं, ताकि कोई सकारात्मक इसका नतीजा निकल सके। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज पर। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।